दोस्तों, गुलामगिरी महात्मा ज्योतिराव फूले जी का पुस्तक है। और दोस्तों, इसमें परिच्छेद नंबर 5 नरसिंह, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के संबंध में है। दोस्तों, गोंडीराव बेहरा के मरने के बाद दिव्ज लोगों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव नरसिंह। गोंडीबा नरसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बहुत बलवान था। गोंडीबा उसने क्या क्या किया था? ज्योतिराव सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य मुझे मिलने वाला नहीं। उसने अपना दुष्ट उद्देश्य सफल हो इसलिए बहुत दिनों तक गुप्त हरकतें करनी शुरू कर दी थी। उसने अपने एक द्विज शिक्षक की ओर से हिरण्यकश्यप के प्रहलाद नाम के बच्चे के अबोध मन पर उसके द्वारा अपने धर्म सिद्धांत थोपने की वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुल स्वामी को की पूजा करना त्याग दिया था। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के लिए अनुकूल बनाने की दृष्टि से हर तरह की कोशिश की। फिर भी नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद होने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार गए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस तरह से भ्रष्ट कर दिया कि उसने अपने पिता की हत्या करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस अबोध लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए नरसिंह ने मौका देकर ताजिया के बाग के बनावटी स्वांग की तरह अपने सारे बदन को रंगवाया, मुंह पर बड़े बड़े नकली दांत लगवाए और लंबे लंबे बाल की दाढ़ी मूछें लगवाई और वह एक तरह से नकली महाभयंकर सिंह बन गया। यह सारा स्वांग छिपाने के लिए नरसिंह जरी से बनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी पाताल पहन ली और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा चौड़ा घूंघट डालकर बड़े ही नखरीले ढंग से झूमते लहराते हुए उस बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनाए विशाल मंदिर में, जहां खंबे का तांता लगा हुआ था, वहीं जाकर छिपकर खड़ा रहा। इसी हिरण्यकश्यप ने सारे दिन का शासन संभालते हुए थक जाने के बाद शाम होते ही अपने मंदिर महल में एकांत में आकर निर्भयता से आराम करने के उद्देश्य से पलंग पर लेटा था कि नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर पर घूंघट खोलकर आंचल को कमर पर लपेटकर उन खंभों को की ओट से निकलकर हिरण्यकश्यप पर टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छिपाए हुए बखन नाक से उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहां से सभी दिग्गजों को साथ लेकर रात दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को भूल भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब उसे प्रहलाद को यह ध्यान में आया कि उसने इस तरह का अमानवीय कर्म किया है, तब क्षत्रियों ने आर्य लोगों को द्विज कहना बिल्कुल त्याग दिया और उन्हें विप्रिय कहने लगे। इसी विप्रिय शब्द से बाद में उनका नाम विप्र पड़ा होगा। बाद में
क्षत्रियों ने नरसिंह को नारा सिंह अर्थात सिंह की औरत कहकर कोसना शुरू कर दिया था। अंत में नरसिंह कश्यप के बच्चों में से कईयों ने नारसिंह को पकड़कर उसकी को उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नारसिंह ने हिरण्यकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क को और अपनी जान को संभालते हुए किसी प्रकार का पुनः प्रयास नहीं करते हुए मर गया। गोंडीबा फिर नारसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों की वजह से उसके नाम को लेकर बाद में कोई उस पर थू थू न करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय के बाद उचित समय जानकर नरसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंबे से पैदा हुआ था। इस तरह उसके नाम के साथ कई तरह की असत्य कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में शामिल कर दी गई होंगी। ज्योतिराव, हाँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यदि वह खंबे से पैदा हुआ माना गया जाए तब उसकी गर्भ की नाल दूसरे किसी व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर वह कैसे जिया होगा। बाद में किसी ने किसी दाई का या बाहर का दूध पिया बगैर वह छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा। शायद यह भी हो सकता है कि लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटते हुए नहीं दिखाई देता। यह तो सृष्टि क्रम के नियम के विरुद्ध ही है। इन लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नारसिंह को एकदम सिमट के खंबे में से पैदा करवाते ही उसने अन्य किसी की बगैर सहायता के अपने को इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूछ वाला अकल का दुश्मन बना लिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। दोस्तों बोलो है? अरे इतना खुला कहाँ हुआ? हाँ 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 भाई, तू है? नहीं है। हाँ, अरे एक ही तो है सब। हाय तो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृधर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने की इच्छा से प्रयास कर रहा था। उसको उस सर्व साक्ष्य और आदि नारायण के अवतार ने इस तरह मार डाला। क्या यह सही में उचित था? सही में उचित था? इस तरह का अमानवीय कुक्रम अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा। आदि नारायण के अवतार ने उस हिरण्यकश्यप को दर्शन देते ही यह विश्वास दिलाकर कि वह आदि नारायण का अवतार हूँ। दोनों पिता पुत्र में तालमेल पैदा करने की बजाय हिरण्यकश्यप की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। वह कितने आश्चर्य की बात है। यदि वह हिरण्यकश्यप को अपना उपदेश समझा नहीं पाया तो फिर वह सब की बुद्धि का
दाता कैसे। इससे यह सिद्ध होता है कि नारसिंह में अपने पूना शहर के किसी सामान्य जन के बराबर भी अक्ल नहीं थी, जिसने यहाँ के किसी एक प्रति बृहस्पति कहलाने वाले एक विद्वान को केवल अपने मधुर शब्दों के माया जाल में फंसाकर अपना गुलाम बना लिया था। और फिलहाल हिंदुस्तान में अमेरिका और यूरोपियन मिशनरियों ने यहाँ की अपने में से कई युवाओं को ख्रिस्ती बना लिया, किंतु उनमें से किसी ने भी ईसाई युवक के पिता की हत्या नहीं की। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। गोंडीबा नारसिंह इस तरह की दुर्दशा होने पर विप्रो ने प्रहलाद का राज्य लेने के लिए कुछ कोशिश भी की या नहीं। ज्योतिराव विप्रो ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कई तरह के लुके छुपे प्रयास किए, परंतु उन लोगों को उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गई और उसको विप्र की कुटिलता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। तब से प्रहलाद ने विप्र पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर अपने राज्य की उचित व्यवस्था करके मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा बलि बहुत ही योद्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोस में रहने वाले छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को दुष्ट दंगेखोरों और आक्रमणकारियों को दहशत से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रो का मुखिया बटू बामन था। उसको यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बलि का राज्य एकदम लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से ही गुप्त रूप से बहुत बड़ी फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। बामन बहुत ही लोभी, साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था। दोस्तों, गुलामगिरी में परिच्छेद नंबर 5 नरसिंह, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के संबंध में है दोस्तों आज का ये चैप्टर। और दोस्तों सभी को जय भीम दोस्तों।